नमस्कार मित्रों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं यह भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है तथा भारत के भूगोल प्रश्न पत्र के अंतर्गत यातायात एवं परिवहन सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र तथा सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र में पूछी जा सकती है। तो आइए देखते हैं। जो प्रश्न बन सकता है मित्रों वह है सागरमाला परियोजना। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सागरमाला परियोजना भारत के तटीय प्रदेशों के विकास में आमूल-चूल परिवर्तन लाने में सहायक है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सागरमाला परियोजना पर चर्चा कीजिए। तो सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि तटीय प्रदेशों के विकास के लिए यह किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, सागरमाला परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह है बंदरगाहों का आधुनिकीकरण। आपको पता है कि विश्व में बहुत सारे देश हैं जो अपने बंदरगाहों के कारण जाने जाते हैं, लेकिन हमारा जो देश है भारत के जो बंदरगाह है वो उतने विकसित नहीं माने जाते हैं। तमाम सारे जो विश्व के प्रमुख बंदरगाह हैं जैसे रॉटरडम पोर्ट है, अगर आप इनको देखेंगे तो इनकी भारवाहक क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में भारत सरकार द्वारा अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, विदेशी मुद्रा भंडार को अपने देश में और अधिक लाने के लिए एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना की गई जिसे नाम दिया गया सागरमाला परियोजना। यह जो परियोजना है इसकी परिकल्पना सबसे पहले किसने की मित्रों? सबसे पहले इसकी परिकल्पना की अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट द्वारा। 15 अगस्त 2003 को इस प्रकार की एक परिकल्पना प्रस्तुत की गई जिसे सागरमाला नाम दिया गया, लेकिन यह परिकल्पनात्मक ही रही जब तक कि इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया। वर्ष 2015 में जबकि मोदी जी की सरकार मंत्रिमंडल में आई, भारत में सत्ता में आई, तब उन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का अनुमोदन किया। इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है मित्रों? तो केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय को इस योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है। मित्रों, इस योजना में होना क्या है देखते हैं। इस योजना में हमें क्या करना है कि हमारी जो समुद्री तटरेखा है 7500 किलोमीटर के लगभग, इसके इर्द गिर्द जो बंदरगाह हैं उन्हें हमें केवल बंदरगाह के रूप में नहीं रहने देना है, बल्कि उनके माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है। तो जो मुख्य उद्देश्य है वह है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना। किस तरह से बढ़ावा देंगे? हम बंदरगाहों का डेवलपमेंट करेंगे। इस प्रकार से बंदरगाहों का डेवलपमेंट करेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास को हम बढ़ावा दे सकें। 8 तटीय राज्यों को इसमें चिन्हित किया गया है। कौन कौन से 8 तटीय राज्य हैं आप देख सकते हैं। गुजरात हमारा तटीय राज्य, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। मुख्य ये हमारे 8 तटीय राज्य हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जहां हमारे मेन बंदरगाह हैं और इसके अकॉर्डिंग हम इसको डेवलप करेंगे। देख सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे हम इस मैप में अगर देखें तो यहाँ पर हमारा मुंद्रा पोर्ट है, सिक्का पोर्ट है, दाहेज है, हजीरा है, उसको हमने एक बना लिया है क्लस्टर। मुंबई JNPT बंदरगाह को एक क्लस्टर बना लिया है। दीघी मार्मागांव तक को हमने एक क्लस्टर बना लिया है। NMPT को हमने एक क्लस्टर बना लिया, न्यू मंगलोर को। कोचीन को हमने एक क्लस्टर बनाया है, तुतीकोरिन को एक बनाया है, कराईकल को एक बनाया है, चेन्नई एन्नौर को एक बनाया है, काकीनाडा को एक बनाया है और गोपालपुर और पारादीप और धामरा को एक बनाया है और हल्दिया को बनाया है। तो उड़ीसा भी इसमें शामिल है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो 8 राज्यों पर है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, जहाँ से हमारा बेसिकली हमारा एक्सपोर्टेशन जो है इन्हीं राज्यों से है, इन्हीं तटों से है, इन्हीं बड़े बड़े पोर्ट से है। इस परियोजना का क्या उद्देश्य है मित्रों? देखिए, परियोजना का उद्देश्य सबसे पहले जो देश के बड़े तटवर्ती शहर हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको बेहतर सड़क मार्ग, वायु मार्ग और समुद्री मार्ग से जोड़ना है मित्रों। उन्हें हमें बेहतर कनेक्टिविटी देनी है, ये एक इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है वो है नए बंदरगाहों का विकास करना है तथा जो पुराने बंदरगाह हैं उनका हमें आधुनिकीकरण करना है मित्रों। तीसरा, तटीय आर्थिक क्षेत्र में बसे लोगों के सतत विकास को प्रोत्साहन देना है। और चौथा है बंदरगाहों से माल की आवाजाही के लिए किफ़ायती, त्वरित और कुशल बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना। तो अगर हम देखें तो पहला है बेहतर कनेक्टिविटी हम देंगे, बंदरगाहों को सड़क मार्ग, वायु मार्ग और समुद्री मार्ग से बेहतर कनेक्टिविटी करेंगे। जो नए बंदरगाह हैं उनको चिन्हित करके उनका विकास करेंगे और जो पुराने बंदरगाह हैं उनका आधुनिकीकरण करना है। और तटीय आर्थिक क्षेत्र में बसे लोग हैं उनके सतत विकास को हमें प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा जो माल की आवाजाही है उसके लिए किफ़ायती, त्वरित और कुशल बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है मित्रों। यह है इसका प्रमुख, जो आप देख रहे हैं, इसका प्रमुख प्रयास है हमारा। परियोजना के मुख्य स्तंभ क्या है मित्रों? स्तंभ है, देखिए, पहला जो स्तंभ है वो है पोर्ट लिंक्ड औद्योगिकरण। पोर्ट
और उसको जो लिंक है, लिंक करने वाले मार्ग्स हैं, उसको इंडस्ट्री के रूप में विकसित करना है। मतलब एक पोर्ट है, पोर्ट पे माल आया, माल को किसी बड़े शहर में जाना है, तो उस पूरे रूट पर हम इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, उस पूरे रूट पर हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है। दूसरा मित्रों क्या है? दूसरा है पोर्ट कनेक्टिविटी इन्हेंसमेंट। जो पोर्ट की कनेक्टिविटी है उसको भी बढ़ाना है। पोर्ट की कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? पोर्ट को आने वाले जो परिवहन मार्ग हैं उनको भी बेहतर करना है। तटीय सामुद्रिक विकास, जब आपको पता है कि जब इंडस्ट्री लगेंगी, रोजगार बढ़ेगा, तो जो तट हैं, तटीय क्षेत्र हैं, उनमें सामुदायिक विकास भी होगा, वो और ज़्यादा डेवलप होंगे मित्रों। इसके अलावा बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाह का निर्माण। जब बंदरगाह का आधुनिकीकरण होगा तो उससे जो हमारे पुराने बंदरगाह हैं उनकी क्षमताएं बढ़ेंगी और नए नए बंदरगाहों की आवश्यकता होगी, तो उनका भी हम निर्माण करेंगे मित्रों। परियोजना के रणनीतिक पहलू क्या हैं? कौन से ऐसे रणनीतिक पहलू हैं जिसे परियोजना में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है? तो मित्रों पहला है बंदरगाहों के पास पृथक विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना। देखिए बंदरगाहों के पास क्या है? बंदरगाहों के पास अवेलेबिलिटी है, क्योंकि कोई भी सामान आ रहा है, मान लीजिए जापान से कोई कच्चा माल आ रहा हो, किसी बंदरगाह पे उतरा, तो बंदरगाह पे अवेलेबिलिटी है सामान की। बंदरगाह के आसपास ओटेक एनर्जी को, समुद्री ज्वारीय ऊर्जा को भी विकसित किया जा सकता है। बंदरगाहों के आसपास विंड एनर्जी टरबाइन के माध्यम से पैदा की जा सकती हैं, लहरों से ऊर्जा पैदा की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना करेंगे, यानी कि निर्यात को बढ़ावा देने वाले जो उद्योग हैं जिनको हम उसके आसपास लगा सकते हैं। इससे क्या हम आसानी से वहीं पर डेवलप करके वहीं पर निर्यात कर सकते हैं। दूसरा मित्रों क्या है? बल्क उद्योगों को कम लागत का स्थापित कर सकते हैं। जैसे हम एक साथ बहुत सारे उद्योग लगा सकते हैं। जो भारी हमारे उद्योग हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हम वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? कर लागत में भी कमी होगी। निर्यात आयात कार्गो लॉजिस्टिक में लगने वाले समय और लागत को कम करना। भाई जब निर्यात आयात के लिए वहीं पर बंदरगाह उपलब्ध है तो जो आने जाने में समय लगता है, कार्गो को मालवाहक जो गाड़ियाँ होती हैं, तो वो समय हमारा कम होगा। और चौथा है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को विकसित करना। मित्रों मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का केवल एक मॉडल नहीं है, उसको हम कई मॉडलों को एक साथ करके ट्रांसपोर्टेशन को विकसित करेंगे। जैसे कि हम ये पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर में रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी के ऊपर ट्रकों को, कंटेनर्स को लादा जा रहा है और उन कंटेनर्स के माध्यम से माल पहुंचाया जा रहा है। और फिर ये वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर इन्हें फिर से ट्रकों पे लोड कर दिया जाएगा और ट्रकों से ये, तो अगर इनको सीधे हम ट्रकों से भेजते तो बहुत ज़्यादा समय लगता। मान लीजिए माल को मुंबई से कलकत्ता भेजना है ट्रकों से, तो हमने क्या किया? कलकत्ता में हमारा माल उतरा और उसके बाद हमें मुंबई भेजना है। अब हम ट्रक से नहीं भेजेंगे, कलकत्ता से मुंबई हम ट्रेन से भेजेंगे और ट्रेन से फिर वहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे ट्रकों के माध्यम से। तो इसको कहते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मित्रों क्या है इस परियोजना का महत्व? किस प्रकार से भारत के विकास में कामयाबी लाएगी, किस प्रकार से भारत के विकास को बढ़ावा देने वाली होगी? तो देखते हैं परियोजना का महत्व। पहला तो हमें पता ही है कि वैश्विक समुद्री व्यापार जो है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। फिर हिंद महासागर जो है वो दुनिया का प्रमुख तेल व्यापार का क्षेत्र है। 2/3 हिस्सा पूरा अरब जो तेल का क्षेत्र है वो पूरा हिंद महासागर से जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्व है। जब हमारे पास अच्छे बंदरगाह रहेंगे तो हम बंदरगाहों के आसपास रिफाइनरीज को विकसित कर सकते हैं और निर्यात आयात उद्योग को, खासतौर पर पेट्रोलियम आधारित उद्योगों को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। उसके अलावा जो हिंद महासागर पे स्ट्रेटेजिक पकड़ है वो भी हमारी मजबूत होगी, क्योंकि हमारे पास जब अच्छे पोर्ट होंगे हिंद महासागर की, तो हम जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी है उसका हम डिफेंड कर सकते हैं, उसको हम मजबूती से जवाब दे सकते हैं। फिर नए रोजगार के सृजन, जब हमारे पास पुराने बंदरगाहों का डेवलपमेंट होगा, नए नए बंदरगाहों का विकास होगा, नई नई इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, तो निश्चित रूप से नए नए रोजगारों का सृजन होगा मित्रों। और आइडिया है कि 1 करोड़ नए रोजगारों का सृजन होगा और 40 लाख जिसमें प्रत्यक्ष रोजगार हमारे सृजित होंगे। सामरिक पक्ष पर तो मैंने आपसे पहले ही बात की कि जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी क्या है कि भारत को एक मोतियों की माला के माध्यम से भारत के आसपास के देशों में बंदरगाहों पर नियंत्रण करके नौसैनिक सैन्य बेस को बना करके चीन भारत को घेरना चाहता है, जिसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। तो इसके लिए भारत के पास भी मजबूत जो है पोर्ट सिस्टम जरूरी है। देखते हैं, जैसे ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को यहाँ पे दिखाया गया है, इसको मैं थोड़ा लार्ज करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट यहाँ बना लिया गया है, यहाँ पे मालदीव में पोर्ट बना लिया है, यहाँ श्रीलंका में हम्बनटोटा बना लिया है, यहाँ बांग्लादेश में बना लिया है, या म्यांमार में कोको आइलैंड में बना लिया है यहाँ। तो इस प्रकार से चीन ने भारत को घेरने का पूरा प्रयास किया। यहाँ पाकिस्तान से कराकोरम से POK होते हुए पाकिस्तान में सड़क निर्माण किया गया है। तो ये चीन की एक पॉलिसी है जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहते हैं। तो भारत के लिए ज़रूरी है कि इसको कैसे डिफेंड करें। तो इसको डिफेंड करने का जो तरीका है वो यही है कि आप अपने पोर्ट्स इतने मजबूत करें कि यहाँ पर कोई भी आप पर अटैक करने से, आपको नियंत्रण करने से डरे, आपसे पहले से ही आपकी क्षमताओं से परिचित रहेगा, तो आपसे जानबूझ के भिड़ेगा नहीं। तो ये है, इसका बहुत सारा महत्व है मित्रों। 4 प्रमुख जो पहल निकल के आई इस
सागरमाला परियोजना से, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला जो पहल निकल के आई कि जो तटीय अवसंरचना है अभी हमारी उतनी डेवलप नहीं है, तटों पर उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। जहाँ कहीं बड़े बंदरगाह हैं वहाँ पर तो है, लेकिन बाकी जगहों पर उतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो तटीय अवसंरचना का विकास होगा। दूसरा, तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को डेवलप किया जा सकता है, तटीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और इन सबका जो फ़ायदा अल्टीमेट होगा वो वहाँ पर रहने वाले समुदाय को मिलेगा, तो तटीय सामुदायिक विकास होगा। तो मित्रों, ये थी हमारे भारतमाला परियोजना, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है, सामान्य अध्ययन में भी पूछा जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन कीवर्ड्स को पकड़ करके अपने आंसर को लिख देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।